नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस 2021 का परिणाम जारी हुआ। प्रदेश भर में अपना प्रथम स्थान सुनिश्चित करने वाले आशीष जोशी जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो पे और बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको प्रथम स्थान सुनिश्चित करने पर। नमस्कार मुकुल जी। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, सबसे मैं ये कह पहले, सकता हूँ आप मेरे लिए लकी चार्म रहे। ये तो आपका बड़प्पन है। मतलब और पहला इंटरव्यू भी सबसे आप ही को दिया। अब उसके बाद अब मैं खुद जी, चाह रहा था आपको स्वयं से इंटरव्यू देना। अ, आशीष जी के बारे में मैं बता दूं। आशीष जी वर्तमान में जोशीमठ में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं और इनका इंटरव्यू हम पहले भी कंडक्ट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो इंटरव्यू नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, साथ ही आई बटन पर आ रही होगी, आप वहां जाकर उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो के बाद आप उस इंटरव्यू को जरूर देख सकते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, रैंक वन एक्सेप्टेड था या नहीं था? मतलब क्या रैंक वन आप क्या सोच रहे थे रैंक वन के बारे में? रैंक वन मेरे लिए तो स्वप्न जैसा ही था मुकुल जी। और क्योंकि क्योंकि जब भी मेहनत करते हैं तो मेहनत मतलब कोई पद पाने के लिए, कोई टॉप की पद पाने के लिए, भाई रैंक वन तो वो ईश्वर की कृपा है। और जब रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट के बारे में किसने बताया? मैं उस वक्त मार्केट में था, यहीं जोशीमठ में ही था। मैं मार्केट में था, मैं मार्केट में सब्जियां खरीद रहा था। सब्जियां खरीद जी के घर जी को लौट रहा था और मुझे मेरे मित्र का फोन आया। मेरे साथी जी नायब तहसीलदार हैं अनुराग जी, उनका फोन आया और उन्होंने उन्होंने यही बोला। उन्होंने कहा, भाई तू एसडीएम बन गया"। जी मैंने कहा मैं, ये रिजल्ट आ गया क्या"। कहा, भाई तूने टॉप किया है। मैंने कहा तू एक बार जी श्योर हो जा, मेरे मैं ही हूँ। जी तो फिर मैंने उसको रोल नंबर याद ही था, मैंने अपना रोल नंबर बताया, उसने रोल नंबर कंफर्म किया। और हम्म तब से आप यकीन मानिए, रात के 11-12 बजे तक मैंने रिजल्ट देखा भी नहीं था। लगातार फिर तब से फोन फोन पे फोन आने में थे। मैंने जी। अगले दिन जाके अच्छे से इत्मीनान से रिजल्ट देखा। और आपका क्या रिएक्शन था रिजल्ट को लेकर? आपके फ्रेंड्स, फैमिली और सभी आपके जानने वालों का क्या रिएक्शन था उस रिजल्ट को लेकर? मेरा क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी का एक बहुत सफल अंत तो हुआ, तो मैं तो भाव विभोर था। मैं रोने लगा था, मेरी आंखों से बहुत आंसू बह गए थे। और उसी फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ मेरे साथ ही थी उस वक्त, तो खुशी हमारी दुगनी हो गई। जी हम दोनों ही बहुत खुश हुए। फिर जब परिवार को बताया तो परिवार में भी सभी के आंखों से आंसू ही आ गए। सब, क्योंकि सपना सभी का था, सबकी सबकी जर्नी थी। जी। तो सब बहुत खुश अ, थे। आशीष जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, नायब तहसीलदार से एसडीएम बनकर कैसा लग रहा है आपको? और अपनी ये सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? जी, ये तो दिस इज ड्रीम कम ट्रू। अब नायब तहसीलदार के बाद इट्स लाइक, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नायब तहसीलदार भी वाज वन ऑफ माय ड्रीम जॉब। पर जी अब जी ये है कि अब मैं अपने करियर में स्वतः ही 10 से 12 साल आगे हम्म, एडवांस हो गया। मैं 10 से 12 साल बाद जिस कुर्सी में बैठता, अब जी ईश्वर की कृपा से अब सीधा वहां पे पहुंचा हूँ। जी तो उसी रिगार्ड में अब मैं यहाँ पे कार्यशैली वगैरह देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जी। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए एक एडवांटेज ही है कि इसमें राजस्व विभाग से ही राजस्व विभाग में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। आशीष जी, मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है, जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसके बाद न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में हमने देखा था कि पीसीएस रिजल्ट में रहा कुमाऊं का वर्चस्व। इस हेडलाइंस को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपके क्या व्यूज हैं? जी, ये पहले तो वो जो हेडलाइन मैंने देखी थी, वो हेडलाइन मुझे बहुत खास पसंद नहीं आई। जी क्योंकि मैं अब जब से सेवाएं दे रहा हूँ, मैं वो निरंतर मैं गढ़वाल क्षेत्र में ही हूँ। मैं चमोली में रहा, मैं बाकी क्षेत्रों में रहा, तो मुझे कहीं पे भी दोनों जगह के लोगों में, दोनों जगह के अभ्यर्थियों में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। ये इसको एक शेयर कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जी। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का ज्यादा सिलेक्शन। पर अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि एक बैलेंस रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशीष जी, आपके बारे में लगभग सभी लोग पहले से ही जान चुके हैं, क्योंकि पहला वीडियो इंटरनेट पे जो चल रहा है वो टॉप पर हमारा वीडियो चल रहा है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आशीष जोशी टॉप पर, तो सबसे पहले हमारा ही वीडियो आपको दिखाएगा। वहां पर लास्ट इंटरव्यू में आपने हर एक चीज अपने बारे में बताई थी। तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं आशीष जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि पीसीएस मेंस में आपका मीडियम क्या था? किस मीडियम में आपने अपना पीसीएस पेपर दिया था? जी, मेरा हर एग्जाम में ही और स्पीशियस एग्जाम में भी इंग्लिश मीडियम था। मैं इंग्लिश में ही आंसर्स लिखता था, इंग्लिश में जी। ही एसेज लिखता था। पीसीएस के लिए आपने कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? किस तरीके से आपने इस तैयारी को शुरू किया था? जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कोचिंग सिर्फ 4 महीने की करी थी।
जी। दिल्ली में, वो भी ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, और ऑप्शनल में आपको ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो उस वजह से मैं दिल्ली गया था, मैंने ऑप्शनल की तैयारी करी थी, बट फॉर एज फार एज जीएस या फिर प्री का पोर्शन कंसर्न्ड है, तो हम्म। उस उन सब में उन सब में मैंने सेल्फ स्टडी ही करी लगातार। एसडीएम बनने में आपको कितना समय लगा, मतलब जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जब आज आपकी रैंक वन आई है, तो कितना टाइम पीरियड आपको लगा जिस दिन से आपने तैयारी शुरू करी है और आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक समय सीमा कितना, मतलब कितना टाइम आपको लगा, ये जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ, 2016 सितंबर या अगस्त में फॉर्म आए थे पिछले पीसीएस के। जी। उस फॉर्म को भरने के बाद मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो 2016 के अगस्त से लेके 2024 का अगस्त, जी। पूरा पूरा 8 साल, जिसमें जो मेरा टारगेट था उसको अचीव करने में पूरे 8 साल लगे। जी। 8 साल लगे। और इससे पहले आप गवर्नमेंट सेवाओं में कब आए थे, क्योंकि इससे पहले आप मतलब एनटी से पहले भी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत थे, तो उस जॉब, वो जॉब आपकी कब लगी और कितना समय लगा उस जॉब को निकालने में आपको? मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ था पहला, जी। और जॉब मैंने स्टार्ट करी जनवरी 2022 से, तो जी। 2022 से मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। जैसा कि आपने बताया, आपने पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं ली, सिर्फ 4 मंथ की आपने कोचिंग ली। बट व्यूवर्स हमारे ये जानना चाहते हैं, क्या आपने पीसीएस के लिए मॉक टेस्ट दिए थे और मॉक इंटरव्यूज दिए थे? मैंने पीसीएस के लिए ना तो कोई मॉक टेस्ट दिया था और ना ही कोई मॉक इंटरव्यू दिया था। अब क्यों क्यों नहीं दिया था, मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे सोच सकते हैं। जी। मैंने मॉक टेस्ट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसी दौरान मैंने कई मेंस लिखे थे। उस अगस्त में मैंने लोअर पीसीएस का मेंस लिखा था, हम्म। सितंबर में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था, और उसके जी। तुरंत बाद ये वाला मेंस था। तो मेरी डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाके 3-3 घंटे, 4-4 दिन तक, 6-6 दिन तक लिखने की प्रैक्टिस हो रखी थी। तो हम्म। मैंने फोकस इसी पे किया कि अपना सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर करूं, ज्यादा से हम्म। ज्यादा रिवीजन जी। करूं, वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स ढूंढूं, और सीधा जी। आंसर वहीं पे लिखूं। और जहां तक मॉक इंटरव्यू की बात है, जनवरी में ही मैंने लोअर पीसीएस का इंटरव्यू कमीशन में जाके दिया था। तो अप्रैल में दोबारा मेरा इंटरव्यू होना था, तो मॉक इंटरव्यू का मुझे बहुत ज्यादा औचित्य लगा नहीं उसका। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका, और इस बार आपसे क्या सवाल पूछे गए इंटरव्यू में? जी, आपको ध्यान होगा, व्यूअर्स को भी ध्यान होगा, जी। कि मैंने बताया था मेरा लोअर पीसीएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ अच्छा था, वो नहीं। थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया था। जी। और कोइंसिडेंटली मेरा इस बार फिर उसी बोर्ड में इंटरव्यू जी। पड़ा। हम्म। और जैसे ही मैं अंदर घुसा, तो जो हम्म। बोर्ड के अध्यक्ष थी, उन्होंने मेरे को घुसते ही पहचान लिया। हम्म। मैंने कहा, अरे आप तो वहीं, आप फिर से आ गए। जी। तो इस बार का इंटरव्यू कंपैरेटिवली अच्छा गया था, मतलब फिर भी मैं जब बाहर निकला तो ऐसा नहीं था कि जी। मैंने फोड़ दिया इंटरव्यू, हम्म। क्योंकि आपने भी इंटरव्यू के दौरान लोगों के रिव्यू सुने ही होंगे कि जी। किसी से बहुत ऑब्जेक्टिव ही पूछ दे रहे थे, किसी से पूरा आईआर पूछ रहे थे, किसी से बहुत सब्जेक्टिव, बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो मेरा मेरा मोरलेस मेरा ऑब्जेक्टिव लाइन पे गया, मुझसे ज्योग्राफी से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे। और क्योंकि मैं रेवेन्यू में था, तो मुझसे एक बोर्ड मेंबर ने रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू इस बार पिछली बार की अपेक्षा अच्छा गया, और नंबर भी मेरे 128 हैं, विच इज गुड स्कोर। लगभग कितनी देर चला आपका इंटरव्यू पैनल के सामने, जो पैनल बैठा था? मेरा चला होगा लगभग 28-30 मिनट के करीब। आशीष जी, मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा यूनिक मुझे लगा कि आपने बोला ना मैंने मॉक टेस्ट दिए, ना मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए। तो इस चीज को हम किस तरीके से देखें, इतना कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ बिलीफ आपको क्या सब था ये कि आपने ना मॉक टेस्ट दिए ना मॉक इंटरव्यूज दिए और फिर भी आपकी रैंक वन आई? इसको मैं कॉन्फिडेंस तो कहूंगा, हाँ कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस भी आफ्टर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ही आया, हम्म। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है मैंने कभी नहीं दिए मॉक टेस्ट, मैंने दिए हैं मॉक टेस्ट। मैंने जब इससे पहले मेंस लिखता था, यूपी के मेंस लिखता था या यूपीएससी के लिखता था, तो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। मैंने हम्म। विजन वगैरह की या फिर दृष्टि वगैरह की टेस्ट सीरीज ली हैं, पर वो उस बात को भी 3-4 साल हो गए। हम्म। बाकी मेरे को कहीं कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीव ये था कि आंसर राइटिंग तो हो जाती है मुझसे, 3 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। वर्ड लिमिट का मैं ध्यान रखता था, मैंने नोटिस कर लिया था, भले वो ऐसे हो चाहे आंसर्स हो। तो और जहाँ जहाँ तक लैंग्वेज पेपर की बात है, जी। तो उसमें लेटर राइटिंग हो या संक्षेपण हो, तो अब ये क्योंकि ये हर बार जी। एक यूनिक सा सब्जेक्ट आता है, आपको एक रटा रटाया फॉर्मेट आपको उसी पे लिखना है। और हम्म। कुछ ज्यादा जो आपकी शब्दावली होती हैं, जो आपको यूज करनी होती हैं, तो वो सब मेरे दिमाग में थी। तो इसी वजह से मैंने कोई टेस्ट सीरीज ली नहीं।
मैं शायद लेता तो शायद और बेहतर। नहीं, अगर ले भी लेते तो इससे बेहतर तो क्या ही कर पाते। प्रदेश भर में आपकी रैंक 1 आई है, और इससे बेहतर शायद ही कुछ, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में रैंक 1 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट वीडियो में जो हमारा वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है, और यूट्यूब पर सर्च भी आशीष जोशी टॉपर करके करा जा रहा है, वहां पर बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए कि आशीष जोशी जी रैंक 1 डिजर्व करते हैं। और अभी हमारे ऊपर अभी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आप ऐसे देखेंगे कि सरकार नया वीडियो जल्दी से लाइए, नया इंटरव्यू लाइए। तो जो आपका इंटरव्यू है उन्हीं व्यूअर्स की डिमांड पर लाया जा रहा है। सभी सभी का प्यार है। मैं ये आपके यूट्यूब के माध्यम से भी और यहाँ भी मेरे को जितने लोग पर्सनली आके मिल रहे हैं, जितने लोगों का फोन आ रहा है, उन सबका सेल्फ सबका बिलीफ मेरे पे था, तो ऑब्वियसली एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, खासकर जी, परिवार का, मित्रों का, और सभी जो साथी हैं। सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं, आशीष जी के पास समय की थोड़ा पाबंदी है, क्योंकि जब से रिजल्ट आया है लगातार वो कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, साथ में बहुत सारे न्यूज चैनल्स को अपनी बाइट दे रहे हैं। तो आशीष जी कट टू कट डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर कोई उत्तराखंड का स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी करना चाहता हो, तो शुरू से लेकर बिगनिंग से कैसे वो तैयारी शुरू करे, क्या बुक लिस्ट वो फॉलो करे, साथ में कितने घंटे वो पढ़े, और क्या स्ट्रेटेजी वो अपनाए, सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, एक बार आप अपने अनुभव से, क्योंकि आप रैंक 1 है, तो प्रदेश के सभी युवाएं जानना चाहते हैं कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे आपको सफलता मिली। जरा सा आप ये सोचिए कि आप एक सेमिनार में आए हैं, और उस सेमिनार में आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पीसीएस की प्रिपरेशन जीरो से हीरो तक कर सकते हैं। जी। जो भी तैयारी शुरू कर रहा है उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स की, मैंने पिछली बार भी कहा था, सबसे पहले उत्तराखंड उठाइए, उत्तराखंड को स्ट्रांग कीजिए, उत्तराखंड का बेस बनाइए, क्योंकि प्री तो अब तो प्री बिना उत्तराखंड की पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई करे बिना निकलेगा नहीं। एक एक तिहाई 150 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड के ही हैं। और जहाँ तक ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की बात है, उसमें तो आजकल कैसे 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 सवाल आ रहे हैं वो मेरे को आपको पता ही है। जी जी। सबसे पहले उत्तराखंड उठाइए। हम्म, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, मैंने पिछली बार भी कहा था, परीक्षा वाणी से बेटर अभी फिलहाल मार्केट में कुछ नहीं है। हम्म, उससे अपना ऑब्जेक्टिव गेम स्ट्रांग कीजिए। ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव गेम, उसका जो ज्योग्राफी और मिनरल्स वाला जो उसका पोर्शन है, वो भी काफी विस्तृत है। और ये जब जब आपका उत्तराखंड का गेम स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद ऐसे जो उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो सबसे वास्ट पोर्शन है, मुकुल जी आपको भी पता ही होगा कि वो हिस्ट्री ही है, क्योंकि जी जी उत्तराखंड की हिस्ट्री बहुत रिच रही है। बहुत जी। बहुत डायनेस्टीज, बहुत कल्चर यहाँ पे, यहाँ का हिस्ट्री और कल्चर बहुत रिच है। बहुत। जी तो हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा एक ब्रॉड स्टडी जरूर करने को मैं बोलूंगा, क्योंकि इस बार हम सभी ने देखा कैसे सरप्राइजिंग वो 16 नंबर के क्वेश्चन में कालू मेहरा के ऊपर आ गया था, जी। जिनके बारे में हर दो स्टूडेंट लाइन। को हाँ, दो दो लाइन पता लाइन। होंगी। और जी हाँ, और आ गया 16 नंबर में। जी। तो लेकिन फिर भी जिन्होंने अच्छे से उत्तराखंड के इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी, मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने पढ़ी है, वो लिख कर आए हैं कालम। मैंने तो उसको छोड़ा था, हम्म क्योंकि ऑप्शंस था 7 में से 5 करने का। हम्म तो उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत जी की उत्तराखंड का इतिहास जरूर पढ़ें। हम्म ना सिर्फ सिलेबस समझ के उसको पढ़ें, वो आप एक नॉवल की तरह पढ़ें। हम्म आपको बहुत बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ने में, कि उत्तराखंड का हिस्ट्री कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई। उसके अलावा इतिहास की एक और पुस्तक है जिसका मैंने बहुत उपयोग किया, बहुत प्रयोग किया। वो है डॉक्टर जी घनश्याम हैं। जी। श्याम वो जोशी, हाँ। जी माननीय उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं। उनकी जी किताब है, उसमें जी। उसमें कई सारे, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, चंदों का प्रशासन हुआ, या फिर गुरखा गुरखा हम्म एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, या फिर कोल किरात, इन सब जातियों के बारे में। तो वो उससे करके अपने अपने नोट्स जरूर बनाइए। ये मैं बार बार हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि अपने नोट्स बनाइए, जरूर बनाइए। आप दूसरे के लिखे हुए नोट्स से आपकी वो पढ़ाई नहीं हो सकती, आप उतना ग्रास्प नहीं कर सकते जितना आप अपने हाथ से, अपने अपने पेन से लिखे हुए नोट्स में। कई लोग टैबलेट पे भी नोट्स बनाते हैं, पता नहीं, आप मुझे ओल्ड स्कूल कह लीजिए या क्या, मेरे को तो जब तक हाथ में पेन और पेपर ना हो, मेरे से पढ़ाई ही नहीं हो पाती। जी जी, तो बिल्कुल सही बोला। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लिए मैं यही कहूंगा। और ज्योग्राफी जी। उत्तराखंड की इसी से परीक्षा वाणी से हो जाती है। हम्म इकोनॉमिक्स उत्तराखंड की, जी। मैं मुकुल जी, मैं ये भी बोलूंगा कि मैं इसीलिए उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि प्री तो उत्तराखंड का है ही है, मतलब उत्तराखंड का एक तिहाई प्री क्वेश्चन। इस हम्म बार 400 नंबर के मेंस भी हैं उत्तराखंड जी स्पेसिफिक। जी जी। है ना? तो इसलिए, क्योंकि अब नवंबर में मेंस है, अभी परसों ही प्री का रिजल्ट आया है, उन लोगों हम्म को भी मैं, उन लोगों के आगे के सभी के लिए कह रहा हूँ
कि जब जो उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। हम्म। इस बार के पेपर में भी इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा करंट बेस्ड था। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाइए, गवर्नमेंट की जितनी लेटेस्ट पॉलिसीज है उनकी लिस्ट बनाइए। एमएसएमई पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी, होम स्टे पॉलिसी, हम्म। और बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके, इन सारी पॉलिसीज पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उत्तराखंड विजन 2050, या फिर शायद विजन 2050 या 2025, ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट है। उससे अपने नोट्स बनाइए। इससे आपका उत्तराखंड काफी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। जी। उसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी पेपर्स होंगे, उसमें हिस्ट्री जी। के लिए मैंने क्योंकि अब एंशियंट मॉडर्न तो मेंस में है नहीं, हम्म। राइट, तो एंशियंट और एंशियंट और मिडिवल, सॉरी, एंशियंट और हम्म। मिडिवल के लिए जिनको प्री की तैयारी करनी है उनके लिए लूसेंट सफिशिएंट है। हम्म। उसमें बेसिक सवाल उसी से आते हैं, और बाकी पीवाई क्यूज तो है ही हैं। हम्म। और मेंस में स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ग्रंथ है, स्पेक्ट्रम में सब है। जी। स्पेक्ट्रम में बिल्कुल मैंने पिछली बार भी बोला था, आंसर फॉर्मेट में उनके क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में उनके पैराग्राफ्स बने हैं। हम्म। स्पेक्ट्रम पढ़िए, मॉडर्न वहीं से हो जाएगी। हम्म। मॉडर्न इंडिया के लिए, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इस बार, क्योंकि तो मैं उसको भी टच करना चाहूंगा। हम्म। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें आपको मिल जाएंगी, पर वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि इतने ज्यादा सवाल आते नहीं हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आप किसी भी कोचिंग के, मैं पर्सनली मैं बाजीराम की येलो बुक से पढ़ता था। आप किसी भी कोचिंग की वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब उठा लीजिए, कुछ आधा पन्ने हैं उसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको जरूर देख लें। हम्म। अब जनरल सब्जेक्ट्स पे आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में तो ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, नो जी। डाउट, क्योंकि मेरा तो खैर ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैंने तो सवेंद्र जी। सिंह और जी। डीआर खुल्लर भी पढ़ी है। माजिद हुसैन पढ़िए। लूसेंट भी देखते रहिएगा। मैं लूसेंट को बहुत ज्यादा वो दरकिनार नहीं करूंगा, और जैसे मैं पिछली बार भी कहा था कि लूसेंट ही सब कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन लूसेंट जी। से भी देखते रहिए, क्योंकि वो प्री निकालने में बहुत हेल्प करती है। जी। तो माजिद हुसैन हो गए, डीआर खुल्लर और सविंदर सिंह, इनसे आप कुछ कुछ टॉपिक्स उठाइए। और इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको श्री राम आईएएस के नोट्स हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। श्री राम आईएएस के नोट्स उठाइए, उनको अंडरलाइन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। और इकोनॉमिक्स के आपको टेलीग्राम पे भी कई सारे नोट्स ऐसे मिलते रहते हैं, पर आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे कि नहीं। हम्म। और पॉलिटी पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी में आपको अपना बेस बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। जी। आपको ऐसा लगेगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ के क्या फायदा है, लक्ष्मीकांत से तो सवाल आ ही नहीं रहे, जैसा आपने इस बार के मेंस में भी देखा होगा। हम्म। लेकिन जब तक आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप उसमें आंसर बना के भी नहीं लिख पाएंगे। तो हाँ। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए। सारी मेजरली, जी। मतलब उसके जी। शुरुआत के 5-6 चैप्टर्स हो गए, और कुछ आधा पंचायत से रिलेटेड, या फिर जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं, उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या है, कितने टाइप के रिट्स हैं ये, और कितने टाइप के मोशंस होते हैं, ये सारी चीजें। जी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स, एथिक्स के लिए मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूंगा, सिर्फ दो किताबें जो मैंने पढ़ी हैं। सबसे हम्म। पहली किताब है लेक्सिकन। जी। लेक्सिकन पढ़िए। उसके वो पूरी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, आपको कुछ कुछ ज़्यादा चीजें उसमें फालतू भी मिलेंगी। हम्म। एक लेक्सिकन है, और दूसरी जो है वो है वाजीराम की येलो बुक। जी। वाजीराम की येलो बुक्स में कई सब्जेक्ट्स काफी अच्छे हैं। एथिक्स के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स पढ़े। कई लोग एक दो और किताबें बोलते हैं, पर मैंने कभी वो पढ़ी नहीं है। जी। और बाकी गवर्नेंस वगैरह ये सब आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही कवर होते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में भी मैं यही कहूंगा, जी। लगातार अपडेटेड रहिए। और करंट अफेयर्स का क्या सोर्स अपनाया आपने, प्री के लिए क्या करंट अफेयर, कैसे करंट अफेयर पढ़े, और मेंस के लिए आपने करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करे, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताने का कष्ट करें। करंट अफेयर्स प्री से शुरू करते हैं, क्योंकि प्री में भी करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन रहता जी। है। इसका मैं आपको बहुत अभी लेटेस्ट अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जो हालिया प्री था जो जुलाई में हुआ, उस जी। दौरान मैं अपनी अल्मोड़ा वाली ट्रेनिंग में था। और हम्म। उस ट्रेनिंग के बारे में भी आप सबको पता ही होगा कि जी। बिल्कुल उस बिल्कुल। ट्रेनिंग में क्या है। वो तो जग जाहिर है, सभी उस चीज को जानते हैं। हाँ, लग जाए। जी। अब यही यहाँ पे मैं एक ये बात भी कहना चाहूंगा कि ये इस रिजल्ट से जो 17 नायब तहसीलदार पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो रिजल्ट का औचित्य अपने आप ही खत्म हो जाता है, जो पता नहीं कैसे बना, किस वजह से बना। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट पे आते हैं। जी। तो उस दौरान मैं क्योंकि ट्रेनिंग में बिजी था, और ट्रेनिंग के भी एग्जाम्स लगातार हो रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका मिला नहीं। तो मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़ना फोकस किया। तो
उन कम दिनों में जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई और जो मैं हर बार अपनाता था, मैं मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स, अपनी कॉपी, एक एक करंट अफेयर्स की मेरी कॉपी रहती है, उसमें मैं मंथली हर एक महीने के 2-2 पेजेस बनते हैं लगभग लगभग। यूट्यूब में एक दो चैनल्स हैं, इफ यू परमिट मैं चैनल के नाम भी ले सकता श्योर हूँ। श्योर श्योर। मैं जी हाँ जी, श्योर। एक 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 चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक। जी उसमें हर महीने के आते हैं और पॉइंट वाइज वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहता है और बहुत सटीक रहते हैं। और एक चैनल है इंडोलॉगस। तो इन दो चैनल्स के मैं, एक क्रेजी जीके ट्रिक, एक इंडोलॉगस, इन दो चैनल्स के मैं मंथली उठाता था। जैसे मान लीजिए जुलाई में पेपर था, तो पिछले साल के अगस्त सितंबर से लेके इस साल के मई जून तक के मैंने सारे करंट उनके वीडियोस देखे, कान में ईयरफोन्स लगा के, और फटाफट फटाफट उसके नोट्स बना के पॉज करते करते, और फिर उनका रिवीजन। जी रिवीजन इज द की। रिवीजन के बिना तो, क्योंकि वहां पे जाके ऐसे ही होगा कि वहां पे अचानक से क्वेश्चन आएगा कि ये कितने किसको क्या मिला, और आप भूल जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने इससे पहले एशियन प्री में क्वेश्चन आया था, एशियन गेम्स में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते। जी जी। मैंने रिवाइज हम्म नहीं किया था, हालांकि जब आरओ का प्री हुआ था उसमें मैं सही करके आया था 28। मैंने हम्म रिवाइज नहीं किया था, मेरे सामने 26, 28, 30 का ऑप्शन आया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं 26 कराया। हम्म। जबकि मैंने पढ़ा था पर रिवाइज नहीं किया था। तो रिवीजन जरूर कीजिए, हर एक महीने का रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए, जब तक ऐसा ना हो कि कोई नींद से भी उठा के आपको पूछे, हाँ भाई बता कितने मेडल मिले थे, और आप झट्टे से बता दें। जी तो रिवीजन इज द की। ये प्री का करंट अफेयर्स का। और मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए ऐसा कोई मेंस के हिसाब से कोई किताब नहीं आती है, बनाने वाले कोचिंग वालों ने बहुत बना रखी है। जी। और उसमें बहुत बहुत ऐसा उजूल फुजूल के इतने सारे मैटर होते हैं कि अगर कोई इसको पढ़ता रहेगा तो पहले तो उसका सरदर्द यही हो जाएगा कि यार इतना करंट अफेयर्स पढ़ना है, हम्म, फिर उतना करंट अफेयर्स पढ़ के कहाँ तक नोट्स बनाएगा और कहाँ तक रिकलेक्ट करेगा। तो जी बहुत ज्यादा कोचिंग के करंट के मटेरियल के पीछे मेंस के लिए नहीं भागना चाहिए। जो मेन चीज जो करनी चाहिए वो ये है कि आपको ये पता, आपको डेली बेसिस पे अपने आपको अपडेटेड रखना होगा। डेली बेसिस पे आपको इंडियन एक्सप्रेस, डेली बेसिस पे जो हिंदी के अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं उनके पीडीएफ अगर पॉसिबल हैं, फिजिकल न्यूज़पेपर अगर पॉसिबल है तो वो देखें, वरना पीडीएफ देखें। उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। जैसे उत्तराखंड में जब यूसीसी का बिल आया, तो अब सबको पता है कि भैया यूसीसी इंपॉर्टेंट है। हर कोई यूसीसी तैयार करके गया था, ऐसे के लिए हो चाहे आंसर्स के लिए हो। तो जब आप ये सब लगातार करेंगे, फिर आपको ये पता भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नई पॉलिसी आई, तो हम्म वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही आ जाता है कि उत्तराखंड सरकार ने नई एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च करी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च हुई, आपको सब खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ढूंढेंगे और उसके अपने नोट बनाएंगे। तो मेंस के लिए करंट अफेयर्स का यही सार है कि डेली बेसिस पे अपडेटेड रहिए, और अपने आप आपके दिमाग का एक्यूमेंट ऐसा ऐसा हो जाएगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ना चाहिए, और फिर वो वहाँ पे मेंस में जरूर काम आएगा। देख सभी व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ, आशीष जोशी जी ने जब से रैंक वन हासिल की है तो बहुत सारी जगह आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, बहुत सारे न्यूज चैनल में देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स में आपने देखा होगा। बट माई टॉक शो में आपको थोड़ा यूनिक इंटरव्यू लगेगा, क्योंकि आप जितने भी व्यूअर्स हमारे हमारे साथ जुड़े हैं सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और हमारा जो मोटिव है वो यही रहता है कि सभी युवाओं को एक मार्गदर्शन मिले। इसी के तहत हमने माई टॉक शो शुरू किया था। तो यहाँ पर आपको सभी लीग से हटकर इंटरव्यू मिलेगा, जहां पर आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा सकते हैं। आशीष जी, आपकी रैंक वन आई है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप पूरे प्रदेश भर में छाए हुए हैं, बट आपके साथ बहुत सारे आपके दोस्त होंगे या बहुत सारे कॉलीग्स होंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनका इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, किस तरीके से वो अपनी निरंतरता बनाए रखें और कैसे खुद को मोटिवेट रखें कि दोबारा वो जब भी इस बार पीसीएस का पेपर दे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी यही बात कही थी, मैं इस बार भी यही बात दोहराऊंगा। मैं सबसे यही बात कहता हूँ, परसेवरेंस, जी निरंतरता, कंटिन्यूटी। आप यकीन मानिए, बहुत फेलियर्स देखे हैं। मैंने खुद बहुत फेलियर्स देखे हैं, और वहां से वापस आना कई बार लगता था कि अब बहुत मुश्किल है, पर मैं आया, वापस आया मैं। और तुम, मुझे पता है कि यदि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जी मुझसे बहुत ज्यादा डिजर्विंग होंगे। मैं, ईश्वर की कृपा से मेरी रैंक वन है, पर आई एम वेरी श्योर कि जो पूरी लिस्ट आई है, ना सिर्फ 10 एसडीएम की, बाकी पूरी जो लिस्ट आई है, इसमें बहुत होंगे जो मेरे से ज्यादा डिजर्विंग होंगे, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, जिनकी आंसर राइटिंग स्किल्स मेरे से भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन किसी ना किसी कारणवश होता है, वो 4-5 दिन का लेंदी एग्जाम पीरियड होता है आपका। हर दिन आपकी वही धार नहीं रहती है। आप जी इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छे नंबर ना मिले, आपको अंडर 100 नंबर मिले। तो वो
दिन दिन की बात है, समय समय की बात है। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए, अपनी पढ़ाई पे निरंतर जारी रखिए। और हाँ, जहां तक ये बात है कि असफल होने के बाद क्या, तो इसमें एक चीज बहुत जरूरी है मुकुल जी, कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। ये आपको लग रहा है कि यार मैंने तो यार अच्छे से ही पढ़ाई करी थी, मैंने तो यार इतना बढ़िया मेंस लिखा था, एग्जामिनर ने ही मेरे को नंबर नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट हम्म। ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। अगर जी। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई कहीं रह गया है, तो कहीं ना कहीं खामियां अपने अंदर ही होंगी, बस उनको ढूंढना है। और मैंने अपने एक और इंटरव्यू में भी कहा था कि हर किसी से, जिन 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 लोगों को अभी एक और पीसीएस देना है, जिनका सिलेक्शन होने के बाद अगला भी देंगे, हर कोई अपनी कॉपियां मंगाइए, आरटीआई से कॉपियां मंगाइए, अपने आंसर्स देखिए, आप देखिए कैसे इवेल्युएट हुए हैं, आपको समझ में आएगा, आपको आयोग की इवैल्यूएशन की प्रणाली समझ में आएगी। और जी। और आप तब तक ऑनलाइन भी कई सारी कॉपीज अपलोड हो चुकी होंगी, तो हम्म। उन सबको भी अध्ययन कीजिए, अपनी कमियों से सीखिए, उन कमियों को सही करिए। इसमें मैं अपना एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछली बार साइंस एंड टेक में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, मेरे शायद 80 या 81 नंबर आए थे। हम्म। तो क्योंकि मैंने पिछली बार साइंस एंड टेक के पेपर को बहुत हल्के में लिया था, तो इस बार मैं समझ गया था कि यदि मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पानी है, तो फिर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस अपना सबसे कमजोर सब्जेक्ट पे ही रखा, साइंस एंड हम्म। टेक पे। सिलेबस का एक एक कीवर्ड मैंने उठा उठा के सर्च किया, अपने नोट्स बनाए, और इवेंचुअली लास्ट तक होते होते मैंने, जब वो सेमीकंडक्टर पे एक सवाल आया था, तो मैं उस सवाल का आंसर ऐसा लिख कर आया था कि बाहर आके जब मैंने अपने एक मित्र से उसको डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, तो कहता है यार हम्म। भाई, तुझे इतना कैसे बताया, तूने तो इंजीनियरिंग भी नहीं करी। तो हम्म। क्योंकि मैंने अपने वो जो जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, मैंने उसी पे फोकस किया। तो अपनी कमियों पे फोकस कीजिए, अपनी कमियां पहचानिए, उसको सुधारिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 9 सभी लोग जल्दी आने वाले हैं, और सबके बारे में एक स्पेशलिटी है। अगर आपने सुना भी होगा रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है, कि जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, वहां पर उनका वर्चस्व रहता है। बट आशीष जोशी जी के बारे में बता दूं, फैशन डिजाइनर आशीष जोशी जी रहे हैं, और फैशन की दुनिया से उन्होंने पीसीएस रैंक 1 तक अपना सफर कैसे किया, ये थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है, और इस भ्रम को आशीष जोशी जी ने तोड़ा है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब आशीष जोशी जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आशीष जी, मेरा आपसे एक प्रश्न और है। आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या फिर जो छोटी छोटी वेब सीरीज आजकल हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक पर, जहां पर एक एस्पिरेंट्स की लाइफ को दिखाया जाता है, किस तरीके से वो डीएम बन रहा है। मतलब होता है ना कि सडन मोटिवेशन आ जाता है, कि बहुत सारे लोग उस कंटेंट को देख रहे हैं और रील्स को स्क्रॉल करते हुए, तो उनके अंदर सडन मोटिवेशन आ जाता है कि यार मुझे भी डीएम एसडीएम बनना है, और मैं भी प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, और सडन सडन मोटिवेट हो जाते हैं। तो उस मोटिवेशन को लंबे समय तक कैसे रखें? जी, वो जो डीएम रॉयल एंट्री वाले जो वीडियोस चलते जी। हैं जी। जी। यूट्यूब जी। पे, जी। मैं, देखिए, मोटिवेशन जहां से मिले उसमें कुछ गलत नहीं है, पर उस हम्म। मोटिवेशन को सही दिशा में यदि लगा दिया जाए, और परसिस्टेंटली लगाया जाए। वैसा नहीं है कि एक दिन आपने देखा, किसी की रॉयल एंट्री देख ली, या फिर एक दिन टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, हाँ भाई अब हम्म। मैं करूंगा करूंगा, और एक रात पढ़ा, 2 रात पढ़ा, सारी किताबें उठा के ले हम्म। आए, अलमारी भर दी, जी। लेकिन फिर जी। उसका कुछ किया ही नहीं। तो हम्म। मोटिवेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जी। देखिए, मोटिवेशन लीजिए, पर उसमें खो के मुंगेरी लाल के सपने ना बनाएं, जी। और रियलिटी में रहें कि आप वहां तब होंगे जब आप यहाँ पढ़ाई करेंगे और एग्जाम लिखेंगे, और उसमें जी। वैसे ही करेंगे जैसा उस बंदे ने करा था जो उस वीडियो में है। तो जी। मोटिवेट जहां से हो सकते हैं बिल्कुल होइए, लेकिन कर्म ही सफलता की कुंजी है, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। आशीष जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, आपका माई टॉक शो के बारे में क्या सोचना है, और आप माई टॉक शो को किस तरीके से देखते हैं? मुगल जी, मेरी आपसे मुलाकात तभी हुई थी पहली बार, जब लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया था मैंने आपको। जी। तब से लगातार आप, मैं क्योंकि अब हम व्हाट्सएप पे भी जुड़ गए हैं, आपके नोटिफिकेशन जी। भी मैं देखता रहता हूँ। आपने, जी। आपका ये जो मुहिम है, बहुत क्योंकि उत्तराखंड के हिसाब से एक बहुत बहुत यूनिक मुहिम है, बहुत इट्स अ वेरी नोवेल इनिशिएटिव। मैं दूसरे टेलीग्राम के दूसरे ग्रुप्स में भी जुड़ा हूँ, जो दूसरे स्टेट के पीसीएस वाले या यूपीएससी वाले ग्रुप्स हैं। तो हर कोई एक ही बात कहता था कि यार बाकी स्टेट्स के तो टॉपर्स के हमें मिल जाते हैं, पर उत्तराखंड से कभी कोई किसी का इंटरव्यू ऐसे दिखा नहीं। तो जी। आपका जो ये इनिशिएटिव है, दिस इज रियली अप्रिशिएटिव, मैं बहुत सराहना करता हूँ। और आप लगातार सभी, भले ही वो कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, वनडे एग्जाम्स हो, अभी शायद आपने आबकारी सिपाही और जी। एक तो ईओ ईओ के जिनके कांडपाल जी टॉपर बने,
तो जी आपने उन सबके इंटरव्यू दिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। जी। और दिस इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव उत्तराखंड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, आप एक इनडायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, पर बहुत अच्छा गाइडेंस गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। सभी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, आशीष जी, क्या आपकी जर्नी यहाँ पर एंड हो चुकी है या अभी भी आप यूपीएससी की तरफ देख रहे हैं? नहीं मुकुल जी, अब जर्नी यहाँ पे बहुत एक सफल जर्नी, बहुत सफल तरीके से समाप्त हुई है। अब इसी करियर में अब यहीं पे पूरा फोकस रहेगा मेरा, उत्तराखंड प्रदेश की सेवा में, यहाँ के लोगों की सेवा में, यहाँ के अंत्योदय की सेवा में ही अब मैंने अपना टारगेट बनाया है। और अब मैं और किसी परीक्षा में नहीं अपीयर होऊंगा। सभी व्यूअर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आशीष जोशी जी जब आपके शहर में एसडीएम बनकर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आशीष जोशी सर हमारे एरिया में एसडीएम बनकर आए हैं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। इससे पहले हम इंटरव्यू खत्म करें, आपने जो ये बात बोली कि आप कमेंट जरूर करिएगा जब मैं उनके शहर में एसडीएम बन के जाऊं, मैं ये कहता हूं कि मैं जहां भी जाऊं आप मुझसे आके मिलें, पर्सनली आप ऑफिस में आए, आप मेरे से टाइम लें, मेरे से मिलें, आपको जो गाइडेंस चाहिए होगी मैं गाइडेंस के लिए हमेशा रहूंगा। मैं अब कोई अधिकारी बन के कहीं ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठने वाला हूँ। जी जैसे पिछली बार के टॉपर श्री हिमांशु कफल्टिया जी ने हमेशा वो स्टूडेंट्स की सेवा में ही रहे, कल मेरा जी उनसे बात करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जी। वैसे ही मैं भी हमेशा सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद वो स्ट्रगल देख चुका हूँ, मैं सभी के लिए, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, मैं जहां भी होऊंगा आप आइए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और माई टॉक शो के पूरे परिवार की तरफ से आपको एक नए सफर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मुकुल जी। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपर्स के साथ। माई टॉक शो को देखने के लिए धन्यवाद।